हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे सीटी में जो मोस्ट क्वेश्चनों की बात कर रहे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने हैं। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य जनपद की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी हुआ करती थी वो कौन सी थी? विराटनगर थी। कौन सी? विराटनगर कहूं या मैं कहूं बैराट? कौन सी? बैराट। और ये बैराट जो है वो कहां पर है? जयपुर में। यहां से महाभारत कालीन व बौद्ध कालीन अवशेष मिले हैं। महाभारत कालीन व बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं ना। और ये नदी कौन सी नदी किनारे? बाणगंगा नदी किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है, जिसे हम बोलते हैं बाणगंगा या अर्जुन की गंगा भी हम बोलते हैं ना, अर्जुन की गंगा। यहां से अशोक के दो शिलालेख भी मिला। एक शिलालेख जो है वो 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था, भाब्रू अभिलेख। ये भाब्रू अभिलेख जो था ये अशोक के जो लघु शिलालेख है इनमें सबसे बड़ा शिलालेख भी है। कौन सा? भाब्रू शिलालेख फर्स्ट। और ये किसके द्वारा खोजा गया था? कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। कहां से? बैराट से। फिर एक बीजक की पहाड़ी से जो भाब्रू शिलालेख सेकंड है वो भी खोजा गया था। किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा खोजा गया था ना, 1871-72 ईस्वी में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बैराट हो जाएगा या विराटनगर हो जाएगा। और जो ये विराटनगर है, इसी में पांडवों ने क्या किया था? अपना अज्ञातवास बिताया था। तभी तो महाभारत कालीन के अवशेष मिलते हैं ना। और इसी में जो डूंगरी, अलग अलग डूंगरियां बनी हुई है, 4, बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, गणेश डूंगरी, ये सारी की सारी कहां पर है? विराटनगर में ही है। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? देखो संबंधित नहीं है पूछा है, हम क्या करते हैं थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। तो उत्खनन नहीं है पूछा है तो एमडी खर्रे हैं, बीबी लाल हैं, बीके थापर हैं। तो ये पीजी लाल जो है ये नहीं है भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीजी लाल। ये पीजी लाल नहीं है, ये तीनों तो बाकी तो है। कालीबंगा सभ्यता की बात करूं तो कौन सी नदी के किनारे है? तो ये नदी की बात करें तो नदी हो जाएगी घग्गर। जिले की बात करें तो जिला हो जाएगा आपका हनुमानगढ़। खोज की बात करें तो खोज इसकी किसने की थी भाई? खोज, ये जो खोज की गई थी ये की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई थी? ये की गई थी 1952-53 में। ठीक है ना। इस सभ्यता की खोज की गई है, उत्खनन का कार्य इनके द्वारा किया गया था। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक है। अर्ली चौहान जो पुस्तक, पहले भी हमने कई बार प्रश्नों में बात की है कि अर्ली चौहान जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? दशरथ शर्मा है। और दशरथ शर्मा की एक और पुस्तक होती है पृथ्वीराज चौहान तृतीय एवं उनका युग। यह पुस्तक भी की है दशरथ शर्मा की है। तो ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान रख लेना ना। जीएच ओझा है। इस जीएच ओझा का एक ग्रंथ लिखा है इन्होंने। इसका ग्रंथ है प्राचीन भारतीय लिपिमाला। प्राचीन भारतीय लिपिमाला। प्राचीन भारतीय लिपिमाला जो ग्रंथ है ये किनका है? जीएच ओझा। जीएच ओझा का पूरा नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और इस जीएच ओझा ने जो कर्नल जेम्स टोड की किताब थी, राजस्थान का इतिहास लिखा गया था, जिसमें 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एक किताब प्रकाशित करवाई गई थी विलियम क्रुक के द्वारा। उस बुक का क्या नाम था? एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। और इस बुक का हिंदी में जो प्रकाशन किया था इस बुक का, इसमें हिंदी में जो अनुवाद किया था इस बुक का, वो कौन थे? जीएच ओझा। कर्नल जेम्स टोड से जो गलतियां हुई थी इतिहास लिखने में, उन सबको सुधारने का कार्य किसने किया था? जीएच ओझा ने किया था। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। निम्न में से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी देता है? यानी चौहानों की जो वंशावली है
इस वंशावली के बारे में जानकारी कौन सा शिलालेख देता है या कौन सा अभिलेख देता है? तो आंसर आपका आ जाएगा बिजोलिया अभिलेख। ये जो बिजोलिया अभिलेख है, इस बिजोलिया अभिलेख में अजमेर व चौहानों की जो जानकारी है, यानी इनकी वंशावली है, इसकी वंशावली की जानकारी मिलती है, सिवाय अजमेर के एक शासक को छोड़कर। और वो शासक कौन है? जल्दी से बताइए आप, क्या नाम उस शासक का पता है? उस शासक का नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जानकारी क्या है? नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। जो जानकारी है वो क्या है? नहीं मिलती है। किसमें? इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो जानकारी है वो बिजोलिया अभिलेख में नहीं मिलती है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है, ये राजा बनते, इनका जन्म जो है वो 1166 ईस्वी में होता है, और इन जो राजा बनते हैं 1177 ईस्वी में क्या करते हैं? राजा बनते हैं, और 1177 ईस्वी में राजा बनते हैं। और यह अभिलेख जो है, ये बिजोलिया अभिलेख है 1170 ईस्वी का। कब का है? 1170 ईस्वी का। उत्कीर्ण किसने करवाया था? तो ये उत्कीर्ण करवाया था सोमेश्वर चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? सोमेश्वर चौहान के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है ना? तो सोमेश्वर चौहान के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। कब का है? 1170 ईस्वी का है। और इसमें अजमेर व सांबर के सभी चौहानों की जानकारी मिलती है, लेकिन किसकी जानकारी नहीं मिलती? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जानकारी नहीं मिलती है। ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेना है। और बात करें कि बिजोलिया शिलालेख में, और तो इसमें कहा जाता है कि चौहानों को इसमें ब्राह्मण बताए गए, और ब्राह्मणों की कौन सी शाखा? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। और उसी के आधार पर दशरथ शर्मा ने भी इन चौहानों को कौन सा ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है ना। और इसी बिजोलिया अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि 551 ईस्वी के आसपास में वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया तथा चौहानों की जो क्या थी? स्थापना की थी चौहान राजवंश की, सांबर के आसपास में, है ना। और इसी बिजोलिया अभिलेख में यह भी जानकारी मिलती है कि विग्रहराज जो चतुर्थ हैं, ये विग्रहराज चतुर्थ क्या करते हैं कि दिल्ली के तोमर वंशीय शासक तंवरपाल को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। तो ये जानकारी हमें किसमें मिलती है? बिजोलिया अभिलेख में। इसी बिजोलिया अभिलेख में जो कुछ जो जिले हैं उनके प्राचीन नाम भी मिलते हैं, जैसे बिजोलिया विजयावली मिलता है, जैसे नागौर अहिछत्रपुर मिलता है, उपरमाल उत्माद्री मिलता है। तो ये सारी की सारी जानकारी है जो हमें कहाँ से मिलती है? बिजोलिया अभिलेख से ही मिलती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है ना। प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा है, सबसे प्राचीन शाखा पूछी आपको, तो ये कौन सी है? मंडोर की है, क्योंकि सबसे पहले जो प्रतिहारों का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था? मंडोर था। प्रतिहारों का जो संस्थापक था वो कौन था? हरिश्चंद्र था। और इस हरिश्चंद्र का जो दूसरा नाम मिलता है वो क्या नाम मिलता है? रोहिल्दी नाम मिलता है। और जो ये रोहिल्दी नाम मिलता है कहाँ पर मिलता है? एक घटियाला अभिलेख है, उस घटियाला अभिलेख में क्या मिलता है? इनका रोहिल्दी नाम मिलता है। और इस हरिश्चंद्र के द्वारा ही यहाँ पर क्या करती है? गुजर प्रतिहार वंश की स्थापना की जाती है, और इनका मुख्य केंद्र कौन सा था? मंडोर था। ठीक है ना। देखो उज्जैन जो है, उज्जैन शाखा का जो संस्थापक है, या उज्जैन को विजय किया था नागभट्ट फर्तम ने। किसने? इस नागभट्ट फर्तम ने एक तो भीनमाल को विजय किया था, भीनमाल को जीत लिया था। इसने जीत लिया था नागौर यानी मेड़ता को, मेड़ता, और इसी ने जीता था उज्जैन। तो उज्जैन शाखा के संस्थापक की कौन है? नागभट्ट फर्तम है। कन्नौज जो है, ये कन्नौज को जीता था नागभट्ट सेकंड ने। किसने जीता था? नागभट्ट सेकंड। ठीक है ना। और ये जो है, ये किसने जीता है? नागभट्ट फर्स्ट ने जीता है। नागभट्ट फर्स्ट ने जीता है। देखो नागभट्ट फर्स्ट ने ये जीता। इनको जीतने के बाद में जैसे ही इसने मेड़ता जीता, तो नागभट्ट जो फर्स्ट है, इस नागभट्ट फर्तम ने मेड़ता को क्या कर लिया? अपनी दूसरी राजधानी बना ली। और तीसरी राजधानी फिर उनको क्या बना ली? उज्जैन, है ना। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? तो संधि किसने की थी यहां पर? महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राज सिंह। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अमर सिंह हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? अमर सिंह। क्योंकि देखो मेवाड़ के किस शासक, ये जो संधि हुई थी ना, ये संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। और 1615 ईस्वी में यहां पर शासक कौन था?
अमर सिंह थे। कौन थे? अमर सिंह थे। अमर सिंह किसका पुत्र था? तो अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र था। अमर सिंह दिवेर के युद्ध में युद्ध लड़ता है 1582 ईस्वी में, और इस युद्ध को विजय करता है, यानी महाराणा प्रताप का सेनापति होता है। चलो अब देखो हम बात कर लेते हैं थोड़े से महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल के जूना कचहरी में हुआ था, है ना। और इनके जो पिता है, पिता उदय सिंह थे। माता कौन थी इनकी? तो माता का नाम आता है जयवंताबाई। इनके पास में घोड़ा था चेतक, इनके हाथी था राम प्रसाद। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। 1572 में गोगुंदा में हुआ था सर्वप्रथम, और उसके बाद में कुंभलगढ़, जो कुंभलगढ़ है उस कुंभलगढ़ में भी इनका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। यह राजा बनते हैं 1572 ईस्वी में। राजा इनकी जो मृत्यु होती है 1597 ईस्वी में। कहा जाता है कि धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है 1597 ईस्वी में। जब ये 1572 ईस्वी में राजा बनते हैं तभी अकबर के द्वारा कुछ शिष्टमंडल भेजे जाते हैं इनको ये समझाने के लिए कि आप क्या कर लो, मुगलों के साथ में संधि कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी संधि नहीं की थी। अगर बात करें कि महाराणा प्रताप के पास में कौन कौन से वो शिष्टमंडल भेजे गए थे तो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो 4 व्यक्तियों को भेजा गया था। उसके लिए एक ट्रिक है, जम्मा बट्टा। जम्मा बट्टा। अब देखो इस ट्रिक से चारों नाम याद हो जाएंगे। एक है जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची। दूसरा जो व्यक्ति आता है उस व्यक्ति का नाम है मान सिंह। क्या नाम है? मान सिंह। तीसरा जो व्यक्ति है उसका नाम आता है भगवंत दास, भगवंत दास। और चौथा जो व्यक्ति है उसका नाम आता है टोडरमल, टोडरमल। ये जो टोडरमल थे, टोडरमल, अब देखो इनका अगर क्रम की बात करें, सन की बात करें तो 172-373 आराम से याद हो जाएगी, आराम से याद हो जाएगी। ये जो है वो 1572 में आते हैं। जलाल खां कोरची 1572 में, ये 1573 में, फिर भगवंत दास भी 1573 में, और ये जो टोडरमल है ये भी 1573 में। तो आराम से याद हो जाएगी 172-373। 172-373 में ये क्या करते हैं? महाराणा प्रताप के पास में आते हैं, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि आप क्या कर लो, तो मुगलों से संधि कर लो। तो जलाल खां कोरची को भेजा 1572 में, फिर मानसिंह को भेजा 1573 में। मानसिंह से भी काम नहीं हुआ तो अपने मानसिंह के जो पिता थे भगवंत दास, इस भगवंत दास को भेजा, और भगवंत दास से भी ना हुआ तो फिर लास्ट में टोडरमल को भेजा। ये टोडरमल बहुत समझदार प्राणी था, अकबर का वित्त मंत्री था ये टोडरमल। 1573 में आते हैं। जैसे ही इन्होंने महाराणा प्रताप से बात की तो महाराणा प्रताप के जो तेवर थे, जो आंखों, जो लहजा था बात करने का, उसी को देख कर वापस लौट गए थे और अकबर से जाकर कहा कि ये बस की बात नहीं है, वो संधि नहीं करेगा। उसके बाद में ही तो अकबर ने 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध किया था, है ना। युद्ध की योजनाएं बनाई थी, और युद्ध की जो योजना बनाई थी वो कहाँ बनाई थी? मैगजीन दुर्ग जो अजमेर में है, जिसे अकबर का किला भी कहा जाता है, वहां पर इस युद्ध की योजना बनाई गई थी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो शिष्टमंडल है वो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास में भेजा गया था और कौन सा नहीं भेजा गया था। चलो आगे देखते हैं, बात करते हैं। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी जाती है? तो विषम घाटी जो पंचानन है, इस जो मेवाड़ के किस शासक के पास में ये उपाधि थी? तो ये उपाधि थी राणा हमीर के पास में। किसके पास में थी? राणा हमीर के पास में। इस राणा हमीर जो था ये सिसोदा गांव से था, और इसने 1326 ईस्वी में जो चित्तौड़ पर जो अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ था 1303 में, तब चित्तौड़ को विजय कर लिया था राव रतन सिंह के टाइम पर, और तब से लेकर 1326 तक यहाँ पर खिलजी का ही जो है प्रशासक है वो क्या करते हैं, यहाँ पर शासन करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं? राणा हमीर, इस राणा हमीर ने क्या किया था कि यहाँ पर इसको पराजित करके चित्तौड़ को विजित कर लिया था, और इस सिसोदा गांव से होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? हमीर सिसोदिया पड़ा। और फिर यहाँ चित्तौड़ में एक नई शाखा डली जिसका नाम था सिसोदिया शाखा, जो हम पढ़ते हैं कौन सी शाखा? सिसोदिया शाखा। तो और चित्तौड़ को पुनः विजित करने वाला शासक कौन था? हमीर, राणा हमीर था। और इस राणा हमीर की जो उपाधि थी वो कौन सी? विषम घाटी
पंचानन। विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है कि कठिन परिस्थितियों में सिंह के समान लड़ने वाला व्यक्ति कौन है? राणा हमीर को बताया गया है। उदय सिंह जो था, उदय सिंह के टाइम पर अकबर का जो एक आक्रमण होता है 1567-68 में, इस समय अकबर ये उदय सिंह जो है, उदय सिंह इस चित्तौड़ का जो कार्यभार है ये जयमल पत्ता और जो जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया को सौंपकर क्या खुद क्या करते हैं? गिरवा की पहाड़ियों में चला जाते हैं, जिस कारण से यहाँ पर चित्तौड़ में कौन सा शाखा होता है? तीसरा शाखा होता है। और इस शाखा में जो केसरी क्या था? वो फूल कंवर ने किया था। पत्ता सिसोदिया की क्या थी? वो पत्नी थी, है ना। कुंभा जो है, इस कुंभा को तो ये कुंभा तो बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति था। एक कवि हुए हैं, कवि श्यामलदास दधिवाड़िये, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ वीर विनोद ग्रंथ, उस ग्रंथ में ये बताते हैं कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? कुंभा ने करवाया है। तो कुंभा की हम चर्चा आगे करेंगे ना, ठीक। राणा लाखा के समय जावर की खान मिली थी, इन्हीं के समय पिछोला झील का निर्माण हुआ था और इन्हीं के जो इनकी शादी जो हुई थी वो मारवाड़ की राजकुमारी कौन थी? हंसाबाई। हंसाबाई से शादी होती है। फिर हंसाबाई और लाखा से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम मोकल होता है, और फिर मोकल का एक पुत्र होता है, वो कौन होता है? कुंभा होता है ना। तो ये चीजें हैं। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था? सर प्रताप सिंह को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? सर प्रताप सिंह गए थे जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए। कब? 1887 ईस्वी में। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, है ना। तो ये चीज भी ध्यान रख लेना। अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? देखो अजमेर जो शहर है, ये अजमेर शहर 1113 ईस्वी में अजय राज के द्वारा बसाया जाता है, अजय राज के द्वारा। और ये अजय राज जो है, ये अजय राज किसके पुत्र है? तो ये पृथ्वीराज फर्स्ट के पुत्र है। पृथ्वीराज जो प्रथम है, ये पृथ्वीराज प्रथम सांबर के क्या थे? अंतिम चौहान शासक थे। सांबर के क्या थे? अंतिम चौहान शासक। सांबर के अंतिम चौहान शासक कौन थे? पृथ्वीराज फर्स्ट थे। और इस पृथ्वीराज फर्स्ट के जो पुत्र थे वो अजय राज थे। अजय राज सांबर से कहां जाते हैं? ये सांबर से अजमेर आते हैं और अजमेर आकर चौहान वंश की स्थापना करते हैं अजमेर में। और 1113 ईस्वी में अजमेर शहर बसाते हैं। किसने बसाया था? अजय राज ने बसाया था। ये चीज भी आपको ध्यान रख लेनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अजय राज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजय राज हो जाएगा। अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी में कौन सा शहर? अजमेर शहर बसाया जाता है। 1155 ईस्वी में जैसलमेर शहर बसाया जाता है रावल जैसा के द्वारा। 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा जोधपुर शहर बसाया जाता है। 1559 ईस्वी में उदय सिंह के द्वारा उदयपुर शहर बसाया जाता है। तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है ना। हरिकेली नाटक की रचना की थी। हरिकेली नाटक किसका है भाई? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई थी हरिकेली नाटक की। और इसकी जो भाषा है वो भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। इस विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा नाम मिलता है बिशल देव। कौन सा नाम मिलता है? बिशल देव भी मिलता है ना। तो ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? देखो चौरी कर जो था ना, ये चौरी कर लगाया गया था बिजोलिया ठिकाने में, बिजोलिया में। और इस चौरी कर की जो दर थी, यानी इसमें कितना रुपया वसूल, यह कन्या की विवाह पर, यह कन्या के विवाह पर लगाया गया कर था। और इस कर में जो है 5 रुपए, कई जगह आपको 5 रुपए व कई जगह आपसे क्या मिलते हैं? 13 रुपए। ऐसा कहा जाता है कि जो मेवाड़ रियासत थी, उस मेवाड़ रियासत की जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था कौन सा? बिजोलिया। और इस बिजोलिया में एक कर लगा दिया जाता है चौरी कर। और इस चौरी कर का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसान अपनी पुत्री की शादी करता है तो उसे चौरी कर देना होगा। और चौरी कर की मात्रा कितनी, रुपए कितने देने होंगे इसके अंदर? 5 रुपए या 13 रुपए देने होंगे। तो यह लगाया गया था 1903 में। यह चौरी कर लगाया गया कब था? यह 1903 में लगाया गया था।
और जब हटाया, इसे हटा दिया गया था, किसानों ने इसका बहुत, लोगों ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, तो ये 1905 में क्या कर दिया गया था, हटाया गया था, क्योंकि लोगों ने अपनी बेटियों की शादी नहीं की थी इस कर की वजह से, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे ना उनके पास में, पहले से ही लाग वाग बहुत ज्यादा थी, 123 84 प्रकार की लाग वाग थी, तो इनके पास में इतने पैसे थे नहीं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बिजोलिया। बिजोलिया में क्या किया गया था, चौरी कर लगाया गया था ना। बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो बेंगू जो किसान आंदोलन है, ये बेंगू किसान आंदोलन देखो 1921 से 1925 तक, 1921 से लेकर 1925 तक चला था ना। और इसमें जो मुख्य नेतृत्व करते थे, एक तो थे विजय सिंह फतिक, विजय सिंह फतिक, और एक आते हैं राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी। और इसमें एक आयोग आता है ट्रेंच आयोग, इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग आता है, ट्रेंच आयोग, ट्रेंच आयोग, ये भी आपको ध्यान रख लेना। ट्रेंच आयोग का संबंध भी किससे है, इससे, कब आता है, 1923 में आता है। और इसी ट्रेंच आयोग की सिफारिश पर जो विजय सिंह फतिक है, इस विजय सिंह फतिक को जो मेवाड़ सरकार है वो कैद कर लेती है, और कैद करने कर कहाँ डाल देती है, जेल में डाल देती है। और ये 1923 से लेकर 1924 तक, 1923 से लेकर 1927 तक ये कहाँ रहते हैं, मेवाड़ सरकार के कैद में रहते हैं। कौन, विजय सिंह फतिक रहते हैं ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रख लेना कि बेंगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1923 में। बेंगू में एक हत्याकांड हुआ था जिसका नाम है गोविंदपुरा हत्याकांड। क्या नाम है भाई, गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड। और यह हत्याकांड जो होता है, होता कब है, यह होता है 13 जुलाई 1923 को होता है। कि गोविंदपुरा हत्याकांड जो होता है वो कब का होता है, 13 जुलाई 1923 को होता है, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक दो व्यक्ति भी क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। क्योंकि इस ट्रेंच ने आदेश दे दिया था गोलियां चलाने का, और जैसे ही गोलियां चली तो ये दो व्यक्ति जो कृपाजी और रूपाजी धाकड़ है वो क्या होते हैं, शहीद होते हैं इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। भाई कौन सा गलत है, मारवाड़ किसान आंदोलन पंडित नैनूराम शर्मा, बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी, बीकानेर किसान आंदोलन कुंभाराम, और बिजोलिया जो आंदोलन है विजय सिंह फतिक। आपको पूछा गया है कि मारवाड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, बीकानेर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, और बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर असंगत को पहचाना, आपने को गलत युग्म को पहचाना है। तो जो मारवाड़ प्रजामंडल, इस मारवाड़ किसान आंदोलन है, इसका जो नेतृत्व किया गया था पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा नहीं किया गया था, यह किया गया था जमनालाल बजाज के द्वारा, सॉरी जय नारायण व्यास के द्वारा, जय नारायण। तो ये किसके द्वारा किया गया था, जय नारायण व्यास के द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया था ना। मुख्य रूप से जो मारवाड़ किसान आंदोलन है, इस मारवाड़ किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था मुख्य रूप से जयनारायण व्यास के द्वारा किया गया था। ये पंडित नैनूराम शर्मा नहीं आएगा, ये तो हाड़ौती क्षेत्र में करता है। किस क्षेत्र में, यह हाड़ौती क्षेत्र में करता है। हाड़ौती क्षेत्र में लोगों को जागृत करने का जो मुख्य रूप से किसी ने कार्य किया था, किसी व्यक्ति ने मुख्य रूप से कार्य किया था, वो किसने किया था, नैनूराम शर्मा के द्वारा किया गया था। बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी और विजय सिंह फतिक दोनों करते हैं। बीकानेर किसान आंदोलन में कुंभाराम है, बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह फतिक भी है। ये दूसरे चरण में जुड़ते हैं 1516 ईस्वी में। और इसका जो पहला चरण होता है यानी 1897 से लेकर 1916 तक, इसमें जो इसका जो नेतृत्व करते हैं वो साधु सीताराम दास करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज भी याद रख लेना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मारवाड़ किसान आंदोलन, क्योंकि मारवाड़ किसान आंदोलन का कौन करेगा, जय नारायण व्यास करता है। श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन शुरुआत, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी, तो मातरकुंडिया से की गई थी। मातरकुंडिया से एक ही आंदोलन की जो शुरुआत है, एक ही आंदोलन होता कब है, तो ये 1921 में चित्तौड़ का जो एक जगह पड़ती है मातरकुंडिया, इस मातरकुंडिया से क्या होती है, एक ही आंदोलन की शुरुआत की जाती है। किसके द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी। करौली का जो शासक था वो शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय, तो वो था मदन पाल। कौन था, मदन पाल।
और इस मदनपाल ने अपनी जो सेना भेजी थी वो कोटा के लिए भेजी थी। किसके लिए? कोटा। कोटा का शासक कौन था? राम सिंह। तो इस राम सिंह को क्या कर लिया था? क्रांतिकारियों ने बंदी बना लिया था। कोटा में जो क्रांति होती है वो क्रांति होती कब है? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्या होती है? क्रांति होती है। क्रांति का जो नेतृत्व करते हैं एक तो मेहराब खां और एक जयदयाल होते हैं। इन जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया जाता है और क्रांति का नेतृत्व इस प्रकार से किया जाता है कि इस कोटा के जो शासक थे, इस कोटा के शासक राम सिंह को बंदी बना लेते हैं। तो बंदी बनाने के बाद में जो करौली का जो शासक है मदनपाल, ये अपनी सेना लेकर आता है और सेना लेकर आने के बाद में यहाँ पर इस क्रांतिकारियों से संघर्ष करके इस कोटा का जो शासक राम सिंह, इस राम सिंह को छुड़वाने का कार्य करता है। जिस कारण से अंग्रेजों ने फिर मदनपाल को क्या किया था? मदनपाल को इसकी जो तोपों की सलामी थी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी और इस कोटा के पास में इसकी जो तोपों की सलामी थी इस कोटा राज्य की तो घटा दी थी और करौली राज्य की क्या कर दी थी? बढ़ा दी थी। और इस मदनपाल को एक उपाधि दी गई थी। कौन सी? GCI की। GCI, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया। किसकी उपाधि दी गई थी? ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई थी? मदनपाल को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। किस कारण से दी गई थी? क्योंकि इन्होंने कोटा राज्य का जो शासक था राम सिंह, इस राम सिंह को क्या किया? क्रांतिकारियों के संगल से छुड़वाया था ना। ठीक है। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये थी जयनारायण व्यास की थी। जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी पोपाबाई की पोल। जब मारवाड़ में आंदोलन हो रहा था, किसान आंदोलन, उस टाइम पर किसानों की जो चर्चाएं थी या किसानों की जो मांगे थी उनको उजागर करने के लिए जयनारायण व्यास के द्वारा बहुत सी किताबें लिखी गई थी। उनमें एक ये भी है कि आंदोलन क्यों, ठीक है ना, ये चीजें भी किसके द्वारा लिखी गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा। और पोपाबाई की पोल भी जयनारायण व्यास के द्वारा। और मारवाड़ किसान आंदोलन का जो मुख्य नेता थे वो भी कौन थे? जयनारायण व्यास ही है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में होती है? तो किसकी अध्यक्षता में होती है? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में होती है। किसकी अध्यक्षता में? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। और कर्ता कौन है? तो कर्ता कौन है? माणिक्यलाल वर्मा जो है वो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या आते हैं? स्थापना करने वाले व्यक्ति होते हैं। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता ने की थी, है ना। कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। किसके सहयोग से? जमनालाल बजाज के सहयोग से। और फिर जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1938 में, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जमनालाल बजाज ही करते हैं ना। नैनूराम शर्मा मुख्य रूप से हाड़ौती क्षेत्र में, है ना। राजस्थान एकीकरण के समय कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था? देखो हम बात कर रहे थे कि राजस्थान में कितनी रियासतें? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। एकीकरण के टाइम की बात कर रहे हैं। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। और अजमेर मेरवाड़ा की हम बात कर रहे थे। तो ये जो एकीकरण में पूछ लिया कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। यहाँ पर मेरवाड़ा नाम नहीं दिया, कौन ले क्या दिया? अजमेर दिया। तो आपको ध्यान में रखना है एकीकरण के टाइम पर कौन से हमारे राजस्थान में जो था 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इन्हीं को सभी को आपस में मिलाकर आज हो हम राजस्थान देख रहे हैं। ये राजस्थान बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। ये जो राजस्थान है वर्तमान रूप से अस्तित्व में आया था 1 नवंबर 1956 को, है ना। मेयर बटालियन की स्थापना कब की गई थी? तो मेयर बटालियन की स्थापना 1841 ईस्वी में की गई थी, है ना। मेयर बटालियन की स्थापना कब होती है? 1841 ईस्वी में की जाती है। तो साथियों आज के लिए इतना ही है, बाकी की चर्चाएं हम करेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिएगा, अपनी तैयारी को एक उड़ान दीजिएगा प्लस एकेडमी के साथ में जुड़कर। जय हिंद, जय भारत।